नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव। तो इन सभी को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल का कि ये जो कोशिश अभी जो सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से जो कोशिश चल रही है उसके दिन प्रतिदिन सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं और उन परिणामों को साझा करने में भी भारतीय अवाम ताकत दल को और मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। हमारे कई भारतीय भाई हमारे इसी मातृभूमि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अब ये कहते देखे जा रहे हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल और मैं 1857 की जो हमारी आज़ादी की जंग की जो पहली क्रांति थी उस स्तर का ये प्रयास जो है भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है। वाकई में बात सही है। 1857 की जो क्रांति है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सारी चीज तो हम वर्णन नहीं करेंगे, इसलिए कि वर्णन करने में जो मुख्य विषय के भटकने का अंदेशा रहता है, लेकिन उसमें जो सबसे यानी मार्मिक और जो उसे सीख लेने वाला एक सबक जो है सीखने वाला जो पहलू उसमें है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच, मतलब जिसको आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहते हैं, इस क्रांति में वो अपने शबाब पर था, अपनी पराकाष्ठा पर था और एक मिसाल और पूरे मुल्क के लिए मिसाल था। जहां हमारे उसमें ये नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई थी, वहीं पर जो है बख्त खान बरेली से और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खान और नाना साहब जो कानपुर के थे, उनके जो सहायक थे, असिस्टेंट थे, मौलवी अजीमुल्ला खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो और सबसे खूबसूरती ये रही कि ये हमारे जो क्रांतिकारी थे तो इनका कोई नेता नहीं था। तो आनंद फानन में इन्होंने मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर
या बहादुर शाह द्वितीय, दो नाम हैं उनके। तो इनको अपना नेता बना लिया, जबकि बहादुर शाह जफर की सेहत, उनका स्वास्थ्य उसके अनुसार गवाही नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने बेहिचक इस क्रांति का नेता बनना स्वीकार कर लिया। और अंग्रेजों ने भी उनको बागी माना और उनको वही 23 सितंबर 1857 को उनको पकड़ करके रंगून की जेल में डाल दिया और वहीं पर उनका देहांत भी हो गया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा भी है कि हमको बस इसी बात का बहुत बहुत मलाल है, बहुत दुख है कि इस दुनिया से रुखसत करने के वक्त हमको अपनी जमीन नसीब नहीं हुई। तो यह बहुत ध्यान देने वाली बात है और गौरतलब है कि बहादुर शाह जफर, जो कि हमारी प्रथम आजादी की क्रांति के नेता थे, तो उन्होंने जब ये कहा कि इस दुनिया से रुखसत के वक्त हमको अपनी जमीन नसीब नहीं हुई, तो उनका अपनी जमीन से तात्पर्य सिर्फ जो है इस भारत की मिट्टी से ही था, मंगोलिया से नहीं था। तो इस मार्मिक पहलू को हमारे सभी भारतीय भाई बहन समझें, और जब तक ये इन चीजों को महत्व नहीं देंगे, तब तक ये जो विखंडनकारी सोच के लोग हैं, जो कि इनको आक्रांता बोलते हैं, कहाँ से थियरी लाते हैं। और मैंने तो समझाया है और निवेदन किया है कि ये जो बीजेपी, आरएसएस और हिंदू सनातन के जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जो भी सामंतशाही सोच के हैं, क्योंकि आक्रांता इत्यादि की बातें बोल करके हमेशा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले तबके को नीचा दिखाने का एक हमेशा कुत्सित प्रयास में हम निरंतर लगे रहते हैं। तो उनको भी ये समझाने की जरूरत है कि वो जो है जो हमारे प्रथम हमारे आज़ादी की जंग की जो प्रथम क्रांति थी, और उसके जो नेता थे हमारे बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने जब ये बात कही कि इस दुनिया से रुखसत करते वक्त हम जो अपनी जमीन नहीं मिली, तो इसका उनको बहुत दुख, बहुत मलाल था। तो अपनी जमीन से उनका तात्पर्य सिर्फ जो भारत की मिट्टी से था, मंगोलिया से नहीं था। ये यथार्थ जो है उन कट्टरवादियों के सामने जो है वो आईना दिखाने की जरूरत है। अब इन्हीं बातों से प्रभावित होकर हमारे भारतीय भाई बहन इस भारत के कोने कोने से इस तरह के उनके विचार, उनके उद्गार और उनका जो है इस तरह से एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। और वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम अब इस बात को महसूस करने लगी है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता जो है, हमारी भारतीय एकता की सबसे मार्मिक पहलू है। वो उसकी बैकबोन है, स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है उसका। तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को हर हालत में बनाए रखना है। और ये बात
इसलिए कही जा रही है कि ये मोदी जी के ज़माने में वो नफरत की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो नफरत की कई एजेंसियाँ चल रही हैं, वो भी बेहिसाब और बेलगाम, और चारों ओर से आए दिन कभी राम प्रवेश वर्मा जो कि खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का, किस तरह से बोलता है, वही सार्वजनिक रूप से उन बातों का उच्चारण करना भी जो है मेरे लिए या किसी के लिए भी बहुत कठिन है कि इन मुसलमानों से कोई सामान मत खरीदो, इन मुसलमान रेहड़ी पटरी वालों से सब्जी मत खरीदो, ऐसे कोई कहता है। और फिर जब एक चिनकारी भड़की नफरत की तो दूसरी चिनकारी वो करने वाले, उसकी कमी नहीं है। ख्वाजा कोई है वहां का अजमेर का, वो शुरू कर दिया, फिर उसी आग में फिर ये घी डाला, ये देश का दुश्मन जो है ये असदुद्दीन ओवैसी। तो जितने भी देश के दुश्मन हैं यानी बिल्कुल तांडव कर रहे हैं मोदी जी, ये जो नकली राष्ट्रवादी के शासन के तत्वाधान में, ये सबसे बड़ा दुख है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से और अपने आदरणीय भारतीय आवाम से बराबर निवेदन कर रहा है कि इन तत्वों की करतूतों को अनदेखा करते हुए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को हर हालत में बनाए रखिए। और इस बात को समझिए कि 1857 की जो हमारी आज़ादी की जंग की प्रथम प्रमुख क्रांति थी, वह हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा थी। वो बहुत बड़ी मिसाल थी और वो बहुत एक शबाब थी। इसीलिए जो ये कांग्रेस है या जीएनपीसी है, इसके चाटुकार इतिहासकार इसको महत्वहीन करते हैं, इसको डाउन प्ले करते हैं, इसको बिलिटिल करते हैं और उसको ट्रिविलाइज करते हैं। और तरह तरह के उनके तर्क हैं, तरह तरह के उनके कुतर्क हैं, उनको कुतर्कों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसको महत्वहीन करते हैं। और यहाँ तक कि उसको सिपाही मिटुनी, मतलब कि सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं। ये सब सैनिक विद्रोह की संज्ञा तो हमारे देश के दुश्मन अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार दिया करती थी। तो ये जीएनपीसी वाले अंग्रेजी सरकार की मानसिकता कही है। जीएनपीसी या जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार जो है वह अंग्रेजों की ही मानसिकता की, वह अंग्रेजी सरकार की ही मानसिकता के हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी की जंग की प्रथम क्रांति 1857 वाली, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल, एक पराकाष्ठा थी, उसको जो है ये मैंने जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार उसको सैनिक विद्रोह या सैनिक बगावत या सिपाही म्यूटिनी का नाम देते हैं। और ये भाषा, ये संज्ञा किसकी है? अंग्रेजी सरकार की है। तो लेकिन जिसने पहली बार हमारे देशवासियों को अवगत कराया कि हमारे 1857 की जंग का या क्रांति का क्या महत्व है, वो थे हमारे वीर सावरकर, जो उन्होंने किताब लिखी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो है, ये कांग्रेस वाले, जीएनपीसी वाले इन्हीं सावरकर के पीछे पड़ गए। अब बीजेपी वालों की दुविधा जरा देखिए, ये वीर सावरकर को देशभक्त के भी रूप में पेश करते हैं, और जब वो जीएनपीसी या कांग्रेस इन पर आक्रमण करती है वीर सावरकर पर, तो उस आक्रमण
तो जीएनपीसी के आक्रमण के साथ भी हो जाते हैं। ये देखिए इनका बीजेपी का चरित्र, जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से समझें कि ये वीर सावरकर को ये सब जो है देशभक्त के रूप में पेश करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन जब ये जीएनपीसी वाले वीर सावरकर को इसलिए आक्रमण करते हैं, किस लिए करते हैं कि ये जीएनपीसी वाले या जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार तो 1857 की क्रांति को जो है वो सैनिक विद्रोह बोलते थे, वो अंग्रेजी सरकार की भाषा। तो ये पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये सैनिक विद्रोह नहीं है, ये हमारी आजादी की जंग की प्रथम क्रांति है। उन्होंने किताब भी लिखा, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तब ये पीछे पड़ गए, ये कांग्रेसी जो चूंकि गद्दार है ना, ये अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के ही एजेंडे को चलाने वाले, अंग्रेजी सरकार के ही एजेंडे को चलाने वाले। अरे ये हमारे भारतीय भाई बहन भी धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। तमाम जो उदाहरण हैं उनकी करतूतें हैं, जिनको कि इनके चाटुकार इतिहासकारों ने दबा के रखा है। तो अब वो तथ्य धीरे धीरे जो है भारतीय जनता दल अपने आवाम के सामने रख रहा है और जनता हमारी वो अवगत हो रही है। तो ये जो है उसको बोलते थे सैनिक विद्रोह। अब चूंकि वीर सावरकर ने इसको कहा कि नहीं भाई, सैनिक विद्रोह नहीं, ये तो हमारी आजादी की जंग की प्रथम क्रांति है। तब ये कांग्रेस वाले, जीएनपीसी वाले इन वीर सावरकर के पीछे पड़ गए, उनको बदनाम करने लगे कि उन्होंने माफी मांगी, तमाम तरह की इस तरह की रचनाएं वो करने लगे। बीजेपी की दुविधा जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें, बीजेपी वीर सावरकर को देशभक्त के रूप में पेश करती है, लेकिन जब जीएनपीसी इसी वीर सावरकर पर आक्रमण करती है तो जीएनपीसी के आक्रमण का वो साथ भी देती है। ये बीजेपी ऐसा दोहरा चरित्र, हालांकि इसी को एक भद्दी भाषा में बोला जाता है दोगला चरित्र, लेकिन वो ऐसी भाषाओं से, ऐसे शब्दों से भारतीय आवाम ताकत दल परहेज करता है। लेकिन दोहरा चरित्र कि तुम जो है बीजेपी वाले, तुम जो है वीर सावरकर को देशभक्त के रूप में पेश करते हो। अब वो इसकी पात्रता रख सकते हो, देशभक्त तो है ही, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब जीएनपीसी आक्रमण करती है कि नहीं भाई, इन्होंने माफी मांगी, तब तुम जीएनपीसी के माने वीर सावरकर के ऊपर उस आक्रमण का तुम समर्थन भी करते हो कि हाँ इन्होंने माफी मांगी। तो ये इस तरह का जो दोहरा चरित्र है, और ये हर दोहरा चरित्र को अपनाने के लिए ये तैयार रहते हैं बीजेपी वाले, सिर्फ कांग्रेस जीएनपीसी की रक्षा करने के लिए। तो कांग्रेस जीएनपीसी के ये कुंडल कवच हैं। ये बीजेपी का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ये समझ लें। न तो ये राष्ट्रवादी हैं, न तो सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं। जीएनपीसी जो इस देश की सबसे खतरनाक और इस देश की सबसे बड़ी गद्दार और घातक दुश्मन है, उसी के ये बीजेपी वाले जो है भेष बदल करके इसके कुंडल कवच है, रक्षा कवच है। और उसको और रक्षा कवच की भूमिका में ये किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। अब अपने दोहरे चरित्र को पर भी ये उतारू हो सकते हैं। तो उसी का उदाहरण है कि वीर सावरकर को देशभक्त के रूप में भी पेश करना, लेकिन जब जीएनपीसी इन पर आक्रमण करे तो उस आक्रमण का साथ भी देना, और उसका जीता जागता प्रमाण भी है
कि जब ये बात उठी कि भाई कि इन्होंने माफी मांगी, तो मोदी सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जीएनपीसी के आक्रमण का समर्थन किया कि हाँ, इन्होंने माफी मांगी थी। तो राजनाथ महोदय ने कहा कि हाँ, इन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन एक अपना चेहरा छुपाने वाला तर्क भी दिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एज ए फेस सेविंग मेजर, उपाय। उन्होंने एक राइडर जोड़ दिया कि ये माफीनामा जो है वो गांधी के कहने पर मांगी थी। तो इस तरह का बीजेपी का बराबर जो है दोहरा चरित्र रहा है, और दोहरा चरित्र जो है खास करके इस कांग्रेस को बचाने में वो हमेशा अपना दोहरा चरित्र भी दिखाती है। गोडसे को देशभक्त कहते हैं बीजेपी वाले, और जब गोडसे के ऊपर ये जीएनपीसी वाले आक्रमण करते हैं कि गोडसे जो है पहला आतंकवादी हत्यारा था, तो फिर बचाने नहीं आते। पता नहीं कहां से एक झूठा तर्क जो है हिमांशु त्रिवेदी वाला। तो ये तो हालत है कि एक प्रतीकात्मक रूप में गोडसे को सामने लाएंगे, लेकिन जब वो जीएनपीसी वाले उसी गोडसे पर आक्रमण करेंगे तो इस तरह से पेश आएंगे कि भाई कि उनका आक्रमण वो सही है, गोडसे का भी। और गोडसे तो भारतीय जनता दल ने इसके पहले भी बताया, गोडसे की कहानी बड़ी विचित्र है। गोडसे ने गोली जरूर चलाई थी, लेकिन उसने सिर्फ 2 ही गोली मारी थी इस मोहनदास करमचंद गांधी को, और जबकि मोहनदास करमचंद गांधी को 3 गोलियां लगी थी। वो तीसरी गोली कहां से और किसने मारी, एक प्रश्न बनता है ना। इसलिए इसके जांच की आवश्यकता थी ना। तो वो जो मोहनदास करमचंद गांधी पूरे कांग्रेसियों का और जवाहरलाल नेहरू का इतना बड़ा आदर्श था, हमसे बापू 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 कहा करते थे। तो न तो मोहनदास करमचंद गांधी के लाश का वो जो है यानी पोस्टमार्टम होने दिया, न तो उसकी मृत्यु की जांच कराई। एक झूठ मूठ का कमीशन सिर्फ बैठाया था, सिर्फ जो है सावरकर को फंसाने के लिए। तो हालांकि उस कमीशन ने सावरकर को छोड़ दिया, जो भी है, या इसके बाद कोर्ट ने छोड़ दिया, जैसे भी हो, लेकिन बस फंसाने के लिए। तो ये हमेशा से बीजेपी का चरित्र रहा। तो गोडसे तो एक मोहरा है, मोहरा बनाया गया हुआ है किसका, आरएसएस का, सिर्फ इसे नेहरू को बचाने के लिए। अब इस पर ज्यादा बोलेंगे तो विषय जो है वो भटक जाएगा। और आरएसएस का एक मोहरा है गोडसे जो है नेहरू को बचाने के लिए, जो कि बस यही रट उसकी थी कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, ताकि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में प्रमुख हाथ जो है नेहरू का था, इस तथ्य की ओर किसी का ध्यान न जाए। इसी तथ्य से मैंने आवाम का ध्यान भटकाने के लिए ये भूमिका निभाया आरएसएस का मोहरा गोडसे, जो कि कहता रहा कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और अपनी इस बात को बल देने के लिए, पुष्ट करने के लिए उसने एक किताब भी लिख दी कि हमने गांधी को क्यों मारा। तो वास्तव में जो अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि जीएनपीसी के अलमारी में यानी हजारों जो है वो नर कंकाल हैं। मैंने अंग्रेजी में कहा जाए कि देर आर सो मेनी there are numerous
skeletons in the कांग्रेस का बोर्ड, तो उसकी अलमारी में हजारों जो है इस तरह से यानी नर कंकाल आपके हैं, जो कि हमारी आवाम के सामने आए नहीं है, छिपाया गया है। और छिपाने में जो है वो एनपीसी ने जो इस्तेमाल किया अपने चाटुकार, वो इतिहासकारों का गिरोह, अपने चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, अपने चाटुकार मीडिया और पत्रकारों का गिरोह, और साथ में ये जनसंघ और बीजेपी, इन सबों ने मिलकर के रक्षा की है। और बाकी की तो घिघी बंद थी। बाकी जो माहौल था, चाहे वो लोहिया हो, लोहिया जो है थोड़ा विरोध करते थे, लेकिन वो प्रतीकात्मक, और उसमें के जो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे ये सरदार पटेल हो, किसी ने इनके चरित्र के विषय में, और खास करके यानी देश के मामलों में, हमारे मुल्क के परिप्रेक्ष्य में इनके चरित्र की ओर जो है किसी ने वो उजागर नहीं किया, इसलिए इन सबों का मन जो है वो बढ़ता गया। लेकिन हमारे देशवासियों को, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे जब भी हो, उनको जाने का पूरा हक है। उसी हक को दिलाने के लिए भारतीय जनता का दल ये अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो सच्चाई जो है अपने भारतीय भाई बहनों के सामने आनी चाहिए। तो 1857 की क्रांति, और इसके बाद जो है, अब चूंकि 1857 क्रांति का परिणाम एक ये भी रहा कि अंग्रेज चौकन्ना हो गए कि भाई जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, ये हमारे शासन के अस्थायित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है, और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है, तो यह उनके शासन की एक अविभाज्य, इनएलाइनेबल पॉलिसी बन गई कि तोड़ के रखना है। तो इस कड़ी में जो पहली संस्था अंग्रेजी सरकार ने बनाई, वो भी किसी अंग्रेज के द्वारा, ए ह्यूम के द्वारा, उस संस्था का नाम है कांग्रेस, 1885 में। तो हमारे देशवासी जाने कि भाई कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का, मतलब कि अंग्रेजी सरकार के मंसूबा को पूरा करने का। वैसे भी जो इस एनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार हैं कि जो कांग्रेसियों का आजादी की लड़ाई के दौरान जो चरित्र है, लाख कोशिश करने के बाद भी छुपा नहीं पाए। उन्होंने इस बात को कबूला, लेकिन थोड़ा सा वो घुमा करके, यानी मुलम्मेदार शब्दों में, विद सॉफिस्टिकेटेड वर्ड्स के द्वारा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर आरोप लगता था कि कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। तो सेफ्टी वाल्व क्या होती है? उस समय तो सेफ्टी वाल्व मतलब जो रेलवे की जो भाप के इंजन हुआ करते थे, स्टीम इंजन, उसके बॉयलर में सेफ्टी वाल्व हुआ करता था। और आजकल तो सेफ्टी वाल्व हमारे जो माताएं और बहनें हैं, उनके किचन में जो प्रेशर कुकर होता है, उसमें भी सेफ्टी वाल्व होता है। तो सेफ्टी वाल्व चाहे रेलवे के भाप के इंजन के जो है बॉयलर में हो, चाहे प्रेशर कुकर में हो, उस सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है? काम यह होता है कि जब उस बर्तन में, यानी उस प्रेशर कुकर के बर्तन में, कंटेनर में भाप का दबाव, यानी स्टीम का प्रेशर
इतना ज़्यादा हो, इतना एक्सेसिव हो जाए कि वो बर्तन को तोड़ने की स्थिति में आ जाए, तो वो जो सेफ्टी वाल्व है थोड़ा सा भाप निकाल करके उस प्रेशर को कम कर देता है। प्रेशर उस दबाव को कम करके उस बर्तन को महफूज कर देता है, उसको सुरक्षित कर देता है। तो वो जो सेफ्टी वाल्व चाहे प्रेशर कुकर का हो, चाहे वो रेलवे की स्टीम इंजन के बॉयलर का प्रश्न हो, वो थोड़ा सा स्टीम माने थोड़ा सा निकाल कर दबाव को कम करके उस बॉयलर को या प्रेशर कुकर को बचा लेता है। यही चीज तो ऐसा यानी व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक तौर पर ये काम तो मुखबिर का होता है, दलाल का होता है कि कोई मान लीजिए फैक्ट्री का मालिक है और मजदूर जो है कोई बहुत अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में वो आंदोलन कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ रही है, तो उनका जो नेता होता है, तो फैक्ट्री के जितने कर्मचारी समझते हैं कि ये मेरा नेता है और ये हमारे हितों का रक्षक है। तो फैक्ट्री के कर्मचारियों की ये सबसे बड़ी भूल रहती है, जो मानते हैं कि हमारा नेता है और हमारे हितों का रक्षक है, जबकि वो एजेंट रहता है फैक्ट्री के मालिक का। जब ऐसी नौबत आती है कि वो फैक्ट्री मैंने मजदूर जो है बिल्कुल काम बंद कर देने का आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो फिर यही जो है उस फैक्ट्री मालिक का जो एजेंट, जिसको कि कर्मचारी समझते हैं कि ये हमारे लिए खुदा है और हमारे हितों का रक्षक है, हमारा नेता है, क्या कहता है कि अरे साहब एक आध मुद्दा जो है जो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं इसको आप देख लीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो इसी को तो कहते हैं मुखबिर और दलाल। ठीक यही भूमिका कांग्रेस जो है अंग्रेजी हुकूमत के साथ निभाती रही। आजादी की लड़ाई आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए, आजादी की जंग का मुखौटा पहने हुए, ये भूमिका यानी मुखबिर और दलाली का, चमचागिरी का ये करते। ये वास्तविकता हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से जान लें, चूंकि इस भूमिका का कबूलनामा जो है वो जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार भी कर चुके हैं, यानी वो भी इस हकीकत को छुपा नहीं पाए। आजादी जो इनके 3 आंदोलन थे ना, पहला आंदोलन था 1919 से 1919 से 1922 तक, इसका इन्होंने नाम दिया था असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। हालांकि उसमें खिलाफत आंदोलन भी शामिल हो गया था इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के कारण। वो आंदोलन वो खलीफत आंदोलन था, उसका नाम बदला इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, और फिर उसका नाम खिलाफत आंदोलन किया। फिर उसको आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन बता दिया, मैंने उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया। यह भी गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की। तो पहला आंदोलन था इनका वो नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन, जो कि 1919 से लेकर 1922, और उस आंदोलन को बंद भी कराया। तो क्या बहाना लिया, जो चोरी चोरा कांड। हालांकि उसको जब इसने बंद कराया 1922 में, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो है और लाला लाजपत राय वगैरह काफ़ी उनको दुख हुआ और काफ़ी क्रोधित भी हुए, और ज़्यादा क्रोधित हुए थे हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और दूसरा आंदोलन इसका था सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, जो कि 1931-32 में हुआ था। फिर उसको भी इसने बीच रास्ते में बंद कराया मैंने, और बहाना लिया कि
इस मोहनदास करमचंद गांधी को जो उसमें वायसराय था इरविन से बात करनी है, इसलिए इरविन से बात करनी कि वो द्वितीय माने गोलमेज सभा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी सेकंड आरटीसी में भाग लेने के लिए लंदन जाना है। तो उसके पहले जो है वायसराय इरविन से बात करना है, और बात करने के लिए उस आंदोलन को बंद करना जरूरी, इस तरह का बहाना लिया तो उसको बंद कराया। फिर जो 1942 वाला, तो 1942 वाला तो वो एक झूठा आंदोलन था ही। वो तो जब सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज जो है काफ़ी लोकप्रिय होने लगी हमारे देश में, और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति और वो काफ़ी लोकप्रिय होने लगे हमारे भारतीय समाज में। तो ये अपना चेहरा छुपाने के लिए और दिखाने के लिए तब इसने उसके जवाब में इस मोहनदास करमचंद गांधी ने 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन, और उसमें इसने बोला था डू और डाई, करो या मरो। जो अहिंसा का पुजारी, जिसके विषय में तमाम इस तरह से सब पेश किए होते हैं अहिंसा का, बोला कि मरो, करो या मरो। हालांकि वो फ्लॉप हो गया, कुछ ही दिनों में सारे जो है इसके नेता गिरफ्तार हो गया, वो जेलों में बंद हो गया, इसके बाद वो फ्लॉप ही हो गया। तो एक तरह से जितने भी 3 आंदोलन थे, चाहे वो 1919 से लेकर 1922 वाला असहयोग आंदोलन, चाहे 1931 और 32 वाला, चाहे सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस वाला, और चाहे जो 1942 वाला भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला, ये सारे आंदोलन अपने मुकाम, अपने मंजिल पर पहुंचने के पहले ही इस मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको मौत दे दी। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है जो है सेफ्टी वाल्व, या शुद्ध रूप में अंग्रेज सरकार की मुखबिरी और दलाली का सबसे बड़ा ये प्रमाण है। और जबकि ये सब बोलते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई तो हमारे उन क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त अमर शहीदों ने लड़ी, जो कि कठिन जेल की यातनाएं सहे, अपने प्राण दिए, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने आज़ादी लाई, और उनके ही डर से वह अंग्रेज यहाँ से भाग गए। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल समझे, और बीजेपी वाले जानते हुए भी इस सच्चाई को सामने रखते नहीं हैं। सिर्फ उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि इस जेएनपीसी का जो है कुंडल कवच, रक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा करना, और उसके हर पाप को ढकना, और वो यहाँ तक कि उसके गद्दारी के भी पाप को ढकना, और उसके द्वारा लूट के भी पाप को ढकना। ये चरित्र है बीजेपी वालों का, मोदी महोदय का, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। बीजेपी के जो सिपा सालार माने जो यूट्यूबर पत्रकार हैं यूट्यूब पर, वो भी इस बात को अब कबूलना शुरू किए हैं कि यूट्यूब वाले सर, मतलब मैं और भारतीय जनता दल, जो नेहरू गांधी के बीच में उनकी गद्दारियों की सच्चाई, गद्दारियों के विषय में जो बताया जाता है वो सही है, और वो इस बात को भी कबूलते हैं कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो दबाया गया है, और इस बात की इसकी सच्चाई जो भारतीय जनता दल और मैं अपनी आवाम के सामने मैं जो लाता हूं, तो उसको भी सही मानना शुरू कर दिए।
बात भी सही है। वो यहाँ तक भी कहते हैं, उनके बीजेपी के शिवा सालार यूट्यूबर, कि जॉर्ज पंचम के स्थान पर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है वह देश का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए कि देश जानता है कि जॉर्ज पंचम क्या है और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है, कोई मेल नहीं। लेकिन जो गद्दारी किया मोदी महोदय ने इस देश के साथ, कि जॉर्ज पंचम की जगह पर जो है हमारे इतने बड़े देशभक्ति के इतने बड़े आदर्श, उस आदर्श की पूजा जो है हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन करते हैं, उसकी मूर्ति को जॉर्ज पंचम की जगह पर इसने लगवाया मोदी महोदय ने। इस सरासर अपमान है। बीच में तमगा लूट रहे थे कि हमने राजपथ जो गुलामी की निशानी थी उसको मैंने कर्तव्य पथ बना दिया। ये सब तो ये नाटक है, ड्रामा दिखावा है, हमारे सुभाष चंद्र बोस का अपमान करके। और इंडिया गेट पर जो नाम खुदा है वो किसका है? जो सैनिक जो है ये भर्ती करवाया था, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी 1913 में अंग्रेजों की सहायता के लिए वो जो है अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया था ये मोहनदास करमचंद गांधी 1913 में। और जिसके लिए इसको जो है जो हिंद केसरी की उपाधि दिया था अंग्रेजों ने, तो उसी में से जो शहीद हो गए थे उन्हीं का नाम खुदा हुआ है वो इंडिया गेट पर। मतलब जो अंग्रेजों की ओर से लड़े, अंग्रेजों की तरफ से लड़े, जो हमारे दुश्मन अंग्रेजों के लिए लड़े, यानी जो लोग हमारे देश के जो लोग अंग्रेजों के लिए लड़े, अंग्रेजों की तरफ से लड़े और अंग्रेजी सेना में जो वो लड़के जो शहीद हुए उनका नाम खुदा हुआ। यह देश का अपमान है। अंग्रेजों के लिए लड़ने वालों का नाम आगे, उनके नाम को आगे करना है। और देश को ये इस कृतज्ञ राष्ट्र को जो करना है कि जिनकी बदौलत से ये अंग्रेज भागे, हमारे आजाद हिंद फौज जो कि 60,000 थी हमारी आजाद हिंद फौज, उसमें से 28,000 शहीद हो गए थे। तो उनका नाम और उन्हीं की कुर्बानी शहादत की बदौलत जो अंग्रेजी सेना में 1945 में वो बगावत हो गई अंग्रेजी सेना में। अंग्रेजी सेना की बगावत जो शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई? रॉयल इंडियन नेवी से, रिन से। इसके बाद जो और भी सेना के अंग थे, थल सेना, वायु सेना, इसमें भी बगावत की जो है वो धुएं उठने लगे थे। तो इससे डर करके अंग्रेज जो है, चूंकि अंग्रेज इस देश में शासन सिर्फ दो ही बूते करते थे, एक सेना और पुलिस। और जब वो सेना पुलिस ही जो है जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते तो कैसे वो शासन कर सकते हैं? तो अंग्रेज भारत छोड़ने जो मजबूर हुए वो सिर्फ जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की 60,000 सैनिकों में से 28,000 जो सैनिक शहीद हो गए थे, उनकी बदौलत अब ये देश के सामने आ रहा है। इस तथ्य को ये देश के गद्दार जीएनपीसी और उसके चाटुकार इतिहासकार वो दबाए हुए थे, अभी सामने आ रहा है। तो उनके नाम का एक जो है
एक मेमोरियल स्मारक होना चाहिए। तो भारतीय जनता दल का करा कि इस इंडिया गेट को ढहा करके, गिरा करके एक उससे भी भव्य ऊंचा, जो इंडिया गेट से भी बड़ा, और उसका नाम इंडिया गेट वो रखे भी मत, बल्कि आजाद हिंद फौज द्वार, आजाद हिंद फौज द्वार नाम रखते हुए, और जितने हमारे आजाद हिंद फौज के सैनिक जिनकी कुर्बानी शहादत के ही कारण जो है वो अंग्रेज भागने को मजबूर हुए, हम सभी को आज़ादी मिली, उनका नाम जो है उनका नाम जो है खुदा हुआ, जो हमारा जो है आज़ाद हिंद फौज द्वार, एक भव्य द्वार होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा इस तरह का जो है वो आज़ाद हिंद फौज नाम का द्वार स्मारक, उसका स्मारक वो बनवाएगा, और उसी के सामने हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति भारतीय जनता दल वो बनाएगा। ये मोदी महोदय ने जो अपमान किया है, जाट पंचम की जगह जो है की जगह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगाई है, उस अपमान को भी धुलेगा उस अपमान को भी भारतीय अवाम ताकत वो उस अपमान को भी धुलेगा। तो बहुत बड़ा अपमान किया है मोदी महोदय ने। तो मोदी महोदय की इसी जो मोदी महोदय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनकी जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष बोस का जो इस तरह से अपमान किया है, उसका भी कबूलनामा जो है बीजेपी के जो सिपा सालार यूट्यूबर के मुख से अब आ रही है। सब कुछ आएगा, सब कुछ कबूला जाएगा। जैसे जैसे हमारी आवाम जो है में जागृति आएगी, ये भी कबूलेंगे। अब कुछ जो है जो गद्दार है राहुल गांधी तो हमारे देश के लोग समझ रहे हैं कि गद्दार है। क्यों नहीं गद्दार है? डोकलाम के मुद्दे पर जो उसकी कारगुजारियां हैं, वह एक घोर गद्दार की ही हो सकती हैं। और उसके पहले जो कन्हैया कुमार ने जेएनयू के प्रांगण से जो नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करने वाला है ये राहुल गांधी। तो ये चरित्र है उसका। और फिर होते होते वो गद्दार कन्हैया कुमार जिसने इस तरह का खतरनाक भारत विरोधी नारा लगवाया था, वो घूमते घूमते फिर आकर के वहीं पर आ पहुंचा। कहां पर कि ये कन्हैया कुमार तो सिर्फ नारा लगवाया कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये जेएनपीसी तो खुद इसी बात पर आमादा है कि इस देश को टुकड़े टुकड़े हो जाए और ये देश जो है बर्बाद हो जाए, इसी पर आमादा है। इसलिए कन्हैया कुमार घूमते घूमते अपने जो है बिल्कुल गंतव्य स्थान पर ही पहुंच गया कि भाई वो तो सोच रहा था कि हम तो नारा लगा रहे थे, ये पार्टी तो खुद कर रही है। तो अब उसके मुंह से जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और जिसने देश को भारत का विभाजन करवाया, जिसकी पार्टी ने, मैंने जिस राहुल गांधी का वो मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इस देश का विभाजन करवाया और फिर प्रधानमंत्री के रूप में ये जवाहरलाल नेहरू 1959 में ही जो है
चीन या चीनी सेना को घुसवाया उसमें नेपा और इस समय का जो है अरुणाचल प्रदेश में। सन 62 में अपने देश की जमीन 45,000 वर्ग मील दुश्मन चीन को दिया। तिब्बत जो कि भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है, वो भारत में मिलना चाह रहा था। चीन के कम्युनिस्टों के नरसंहारी विस्तारवादी से डर करके उस तिब्बत को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू थाली में सजा करके चीन के हवाले कर दिया। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 80 लाख तिब्बतियों की हत्या करके वो तिब्बत पर कब्जा किया। और फिर इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कोको द्वीप जो कि अंडमान निकोबार के ठीक ऊपर है, वो बर्मा को दे दिया और बर्मा के जरिए फिर दुश्मन चीन के हाथों में चला गया। और फिर इसकी बेटी जो गद्दार इंदिरा गांधी ने कच्चा तीऊ करके एक टापू है, वो उसने जो है श्रीलंका को दे दिया। ये गद्दार इंदिरा गांधी जो है जिसमें पूरी पाकिस्तान अलग हुआ पश्चिमी पाकिस्तान से और अलग होकर के बांग्लादेश बन गया, वो बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा था। उस बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने ऑफर किया था कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं, लेकिन यही इंदिरा गांधी जो है उस बांग्लादेश को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गद्दार थी। उसके विषय में ये जेएनपीसी वाले क्या झूठी बातें करते हैं कि उसने विश्व का भूगोल बदल दिया, 2 टुकड़े कर दिया। ये सब बिल्कुल झूठी और बकवास बातें। तो और हमारी सेना ने जो 65 में ने अपनी शहादत कुर्बानी दे करके मैंने पाकिस्तान की जमीन जो जीती थी, वो भी यानी पाकिस्तान को वापस दिलाने के लिए ही जो है इस इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी जो कि अपनी सेना के द्वारा पाकिस्तान की जीती हुई जमीन को वापस करने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी को मरवाया। सिर्फ पाकिस्तान के पक्ष में जो है वो जो हमारी भारतीय सेना के द्वारा जीती हुई जमीन को पाकिस्तान को सौंपने के लिए। और इसी प्रकार सन 71 में हमारी जो सेना ने फिर लाहौर तक जो जमीन जीती थी अपनी कुर्बानी शहादत दे करके उस जमीन को भी वापस कर दिया। और हमारी सेना ने जो शौर्य पराक्रम करके जो पाकिस्तान की 95,000 सैनिकों को का जो आत्म समर्पण करवाया, और पाकिस्तान बहुत डिमोरलाइज और हीन अवस्था में था। अपने इतने ज्यादा सैनिकों का जो है जो कि वो युद्धबंदी के रूप में प्रिजनर ऑफ वार POW के रूप में तो बहुत हीन अवस्था में था, डिमोरलाइज अवस्था में था। वो किसी तरह से अपने इन 95,000 युद्धबंदियों को छुड़ाने के लिए बहुत बेताब था। और वो बिल्कुल सही मौका था कि कश्मीर मसले का भी हल जो है उसी के बदले किया जाना था या किया जा सकता था। अब बड़े आराम से जो है वो POK छोड़ देता अपने 95,000 आत्मसमर्पण किए हुए युद्धबंदियों के बदले। तो वो इंदिरा गांधी जो है इतना भी नहीं किया, उसने जो 95,000 युद्धबंदियों को छोड़ भी दिया और जो है
पीओके पर बात भी नहीं किया, जो कि पीओके उसके बदले आराम से वो मिल सकता था। और ये भी बताना बहुत जरूरी है, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है कि हमारे जो हमारे देश के जो युद्धबंदी पाकिस्तान के कब्जे में थे, करीब 5-6 हजार, उसको इसने छोड़ दिया, इस गद्दार इंदिरा गांधी ने। तो इस प्रकार से यानी देश को टुकड़े करना, अपने सैनिकों का अपमान करना, ये जेएनपीसी की फितरत है। तो आज जो है वो ये राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करता है, तो हमारे देश के लोग वो आईने दिखाएं इसको कि तुम देश के टुकड़े करने वाले हो। तुम्हारे साथ जो है जो कन्हैया कुमार जो है वो नारा लगा चुका है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये बोल चुका है। तो ये नाटक बंद करो, भारत जोड़ो वाला। ये हमारे सभी देश के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको आईना दिखाएं, इस गद्दार राहुल गांधी को। तो इस अपने एक छद्म और धोखेबाजी वाला जो भारत जोड़ो ये नाटक जो कर रहा है ये राहुल गांधी, इसमें इसके कुछ दोहरे चरित्र को देखना बहुत जरूरी है। जेएनपीसी हमेशा हमारे वीर सावरकर का अपमान हमेशा करती रही है, लेकिन चूंकि वीर सावरकर भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय हैं और खास करके कर्नाटक और महाराष्ट्र में, तो फिर जाकर के ये वीर सावरकर की मूर्ति के आगे जो है ये नतमस्तक भी होता है। हमारे वीर सावरकर जब ये कर्नाटक में घुसा तो वीर सावरकर की मूर्ति के आगे ये जो है नतमस्तक भी होता है। बताइए, जेएनपीसी वाले हमारे वीर सावरकर को अपमानित करते हैं, पूरी इसकी पार्टी। आज जब इसको मैंने और अवसरवादिता, अपॉर्चुनिज्म के चलते जो है फिर उसी वीर सावरकर की मूर्ति के आगे ये जो है वो नतमस्तक होता है। अडानी अंबानी करके हमेशा ये मोदी महोदय को घेरता रहता है, और फिर वही अडानी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो फिर उसे अडानी की तारीफ भी करता है। तो ये घटिया किस्म का जो है ये दोहरे चरित्र का है ये राहुल गांधी। एक मौके पर वो हिंदुओं को आतंकवादी बोलेगा, और हिंदू आतंकवाद को बोल चुका है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड करके जो है मिस्र का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है मिस्र का, उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड, उससे भी अधिक खतरनाक बताता है वो हिंदुओं को आतंकवादी के रूप में। और जब इसका मौका आएगा तो फिर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेगा। तो इस तरह के दोहरे चरित्र, हालांकि कुछ लोग इसको दोहरे चरित्र को दोगले चरित्र कहते हैं, वो इस तरह की भाषा जो है का प्रयोग जो है भाषा की जो मर्यादा जो शिष्टता है उसके उल्लंघन के रूप में उसके उल्लंघन के रूप में भारतीय जनता दल देखता है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं चरित्र तो उसका वैसा ही है। तो वीर सावरकर हुए, अडानी हुए, और हिंदुओं को जब चाहा तो जो है वो आतंकवादी बोल दिया, फिर जो है जब चाहा तो कोर्ट पर जनेऊ पहन लिया। प्रभुराम को जब चाहा तो काल्पनिक बोल दिया,
और फिर जो है जब राम मंदिर बन रहा है तो तमाम कांग्रेसी जो है इसकी क्रेडिट लूटने में लग गए हैं कि हमने ही जो है वो इसका शिलान्यास को पूजन करवाया, हमने इसका ताला खुलवाया। तो इस तरह के दोहरे चरित्र के यानी ये पूरी जीएनपीसी जो है अवसर के अनुसार दोहरे चरित्र की है ये। और उसी दौरान कुछ ऐसे भी वीडियो देखे गए हैं कि ये गद्दार राहुल गांधी जो है कुछ लोगों को पैसे बांट रहा है, 10-10 हजार रुपया। भारतीय जनता दल को आशंका थी कि ये जितनी भीड़ उसके आसपास दिखाई दे रही है वो पैसे पर खरीदी हुई भीड़ है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल तो यहाँ तक कर रहा है कि पैसे पर भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इससे जेएनपीसी के लिए मत बिके, उनको नहीं बिकना चाहिए। पैसे भी ले लें लेकिन उसके साथ ना आए। खास करके हमारे केरल के आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ये फर्ज बनता था कि यदि वो पैसे भी बांटता तब भी उस गद्दार राहुल गांधी जो कि इस देश को टुकड़े टुकड़े वो करना चाहता है, और वो जैसा कि इसका इतिहास रहा है, इसके पार्टी का इतिहास रहा है, इसके बाप के नाना और बाप के नाना से ये चरित्र रहा है इन सबों का। तो उसके साथ जो है हमारे केरल में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों, और चूंकि आप लोग शिक्षित भी हैं ना, आपके यहाँ जो है लिटरेसी 100% की है, तो देश आपसे ये उम्मीद करता है कि देश के गद्दारों को यानी माकूल जवाब दीजिए, माकूल उनको आईना दिखाइए, साथ में मत आइए। तो खैर अब कुछ जागृति शायद हो भी रही है, और जो कि स्वागत योग्य है। तो ये पैसे बांट रहा था, लेकिन ये सारा कुछ जो है जो भारतीय जनता दल बता रहा है, यह मोदी महोदय जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनके तत्वाधान में ये सारी जो है वो कारगुजारियां चल रही हैं। और हमारे इस देश में जो मैंने कहना नहीं होगा कि जब से मोदी महोदय आया है तब से नफरत की फैक्ट्रियां चल रही हैं, नफरत की एजेंसियां खुल गई है। क्योंकि सभी पार्टियों को मालूम है कि हमारे देश में जितनी ही नफरत वो फैलाई जाएगी उतना ही जो है वो ध्रुवीकरण होगा, और उस ध्रुवीकरण से सबसे अधिक किसी को फायदा होगा तो इससे बीजेपी को होगा। क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है कि हमारे लिए तो 80-20 वाला फार्मूला है, यानी 20 तो बाकी, लेकिन 80 हमारे जो है वो हिंदू सनातन वाले हैं। तो यदि वो ध्रुवीकृत होकर के एक मुश्त उनको वोट करेंगे तो बराबर इनकी सत्ता वो चलती रहेगी। तो 80-20 के फार्मूले के अनुसार जो है ध्रुवीकरण जो है बहुत फायदेमंद रहता है या रहेगा। ये गणित जो है ये भारत विरोधी बीजेपी की है, यानी देश का तो नुकसान है, देश की एकता या भारतीय एकता जो है परवान चढ़ रही है इसी बीजेपी के स्वार्थ की विधि पर। तो हाँ, तो जब से ये मोदी महोदय शासन में आए, प्रधानमंत्री बने हैं, तो देश में नफरत की तमाम एजेंसियां, तमाम फैक्ट्रियां खुल गई हैं। क्योंकि इनको माने इनकी जो गणित कहती है, जो चुनावी गणित कहती है, सत्ता की गणित ये कहती है कि जितना ही नफरत रहेगी तो ध्रुवीकरण बहुत आसानी से होता रहेगा।
और ध्रुवीकरण ही बीजेपी वालों की सत्ता की गारंटी है। तो हमारे देश के लोग इस बीजेपी को बड़े ध्यान से देखें। ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, इनके लिए नेशन फर्स्ट कदापि नहीं है। ये एक जगह एक बार मैंने देखा था कि अमित देवगन जो चला रहा था कि नेशन फर्स्ट की सत्ता फर्स्ट, और वो कह रहा था कि बीजेपी के लिए जो है नेशन फर्स्ट। कितना झूठ जो है ये पेश कर रहा था अमित देवगन। अमित देवगन ऐसे लोग ही तो एक नकली राष्ट्रवादी बन करके देश के बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। अमित देवगन जैसे एंकर जो है जिस तरह से नकली राष्ट्रवाद का ये मुखौटा पहने हुए मोदी जी बीजेपी वाले, और देश के लिए वो कितने इस मुल्क भारतवर्ष के लिए वो कितने खतरनाक हैं। तो इस मुल्क के लिए खतरनाक है, हमारी आवाम के लिए खतरनाक है, लेकिन जीएनपीसी के ये रक्षक हैं। तो उसी प्रकार जो है अमित देवगन जैसे पत्रकार या एंकर जो है इस देश के लिए वो खतरनाक हैं, जो कि झूठा दिखा रहे थे कि बीजेपी जो है वो बीजेपी मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है, बाकी के लिए सत्ता फर्स्ट है। बीजेपी और आरएसएस के लिए सत्ता ही फर्स्ट है, और वो भी बहुत घटिया किस्म का। देखिए ना, हमारी देश की एकता को तोड़ करके, नफरत फैला करके, ध्रुवीकरण ला करके सत्ता हथियाने की जो साजिश है बीजेपी की, उसको ये अमित देवगन जैसे भारत विरोधी पत्रकार जो पेश कर रहे हैं कि ये बीजेपी का जो है ये नेशन फर्स्ट का वो सिद्धांत है। बिल्कुल गलत और झूठा, और देश को धोखा देने वाला। तो ये इनका चरित्र है। तो हमारे देश के लोग इसके इसे झूठे इसे छद्म और छल और कपटपूर्ण इस नारे से भी सावधान रहें कि नेशन फर्स्ट, देश पहले। इनके लिए सिर्फ सत्ता फर्स्ट है, सत्ता पहले है, और उसी जुगत में ये देश का कुछ भी वो नुकसान कर सकते हैं। ये जीएनपीसी जो है इतनी खतरनाक है, उसको देश विरोधी गतिविधि चलाने का पूरा तांडव की पूरी छूट दे रखे हैं मोदी महोदय। ये हमारे छद्म राष्ट्रवादी और ये बीजेपी वाले, और सबसे इनका जो भारत विरोधी खतरनाक चरित्र है, इस जीएनपीसी को बचाना, रक्षा करना। एक यूट्यूब पर एक व्यंग्यात्मक एक पोस्ट देखा गया। उसमें लिखा था कि भाई ईमानदार नेता। तो वो क्या कर रहा है कि भाई हम तो कमाने आए हैं, हमने जो है वो 1 करोड़ या 2 करोड़ खर्च करके हम एमएलए बने हैं, तो हम 10 करोड़ कमाएंगे, 50 करोड़ कमाएंगे, हम तो कमाने आए हैं। और सभी जितने भी एमएलए एमपी हैं वो कमाने के लिए आते हैं। जितने भी मंत्री बनते हैं वो कमाने के लिए मंत्री बनते हैं, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी है, कमाने के लिए। कम से कम वो उस एमएलए का इस बारे में तो ईमानदार कहा जाए कि जो सच्ची बात को वो बड़े बड़े बेबाक रूप से कह रहा था। यही चरित्र जो है हमारे जो है वो राजनीतिक परिदृश्य का ये सबसे काला सच है कि ये जो मैंने जो जन प्रतिनिधि या जनता के नुमाइंदे किस नियत से, किस मंसूबों से इसमें आते हैं, उसका काला सच उसने बड़े बेबाकी से उसने सामने रख दिया। इसी को
ये भारत विरोधी, भारत के गद्दार पत्रकार आशुतोष जैसे लोग इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और राहुल गांधी जैसे गद्दार लोगों को ये खुद गद्दार, ये आशुतोष जैसे पत्रकार जो है इनको विरोध पक्ष कहते हैं। तो सारा दोष जो है इन समूह ने जो यानी ये आशुतोष जैसे, अभिषेक शर्मा जैसे, रवीश कुमार जैसे इत्यादि जो है, जिन्होंने वो जीएनपीसी जो इस देश की सबसे खतरनाक और इस देश की सबसे बड़ी गद्दार और घातक दुश्मन है, और ये खूंखार औपनिवेशिक ताकत है, यानी वेरी फेरोसियस कॉलोनियल पावर है। और कुछ अपवादों को छोड़ करके वो शातिर अपराधियों का गिरोह है, और इस देश की सबसे बड़ी डकैत है, और देश को बांटने वाली है। उसकी गोद में बैठ करके ये यानी रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा और आशुतोष, मुकेश कुमार इत्यादि जो है उसी गोद में बैठ करके, और उसके पास अपना दिलो दिमाग और अंतरात्मा को गिरवे रख करके उसकी झूठी महिमा मंडन के लिए जो है भटैती करने वाले जो है, इस तरह का जो काला सच जो है, मैंने अपने लोकतंत्र का कि वो कमाने के लिए ही आते हैं। 1 करोड़ लगाओ 10 करोड़ पाओ, 10 करोड़ लगाओ 50 करोड़ या 100 करोड़ पाओ, निकालो। इसी को सब लोकतंत्र कहते हैं। और देश का जो गद्दार हो, राहुल गांधी को इसको बोलते हैं वो विरोध पक्ष। तो ये उनके जो इस स्तर का जो मानसिक और सोच का जो प्रदूषण है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसका मैनिफेस्टेशन। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें। और कभी कहते हैं कि ये बीजेपी वाले क्यों नहीं करते हैं, मैंने बीजेपी वाले भारतीय अवाम ताकत दल के खिलाफ, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट क्यों अंधा बना बैठा है। हमारा ये कहना है कि जब हमारे इसी 1984 में हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल कर रहे थे जीएनपीसी, जिसके कि ये भाट हैं, तब ये रवीश कुमार जैसे लोग और आशुतोष जैसे लोग कहाँ थे ये कहने के लिए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट जो है क्यों नहीं इसका संज्ञान लेता है, क्यों नहीं जो है वो क्यों जो है वो आंख पर पट्टी बांध करके वो धृतराष्ट्र ये बना हुआ है। तो ये घटिया किस्म का अवसरवादी जो भी कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा इनकी चरित्र की पहचान है कि ये भारत विरोधी पत्रकार है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इनके इस तरह के चरित्र को उजागर करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये सभी जो है मोदी जी जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, उनके द्वारा इस तरह के देश विरोधी पत्रकारों का गिरोह को पाला जा रहा है। अब तो बीजेपी के सिवा सालार यूट्यूबर भी इस बात को कबूल करते हैं कि मोदी महोदय, अमित शाह महोदय जो है कोई भी कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। इस तरह का उत्तर देते हैं सब कि जैसे वार ऑफ एडिशन, यानी वो घिस करके ही वो खत्म हो जाए, यानी ये कुछ नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो दिखावेगा, करेंगे भी तो दिखावेगा। अब जैसे जीएनपीसी की 14 से लाख करोड़ की जो है
वो लूट का काला धन विदेशी बैंकों में है। हालांकि अब सारा का सारा स्विस बैंक में ऐसा नहीं है। अब तो इन सबों ने जब से ये इसके विषय में हल्ला गुल्ला 2010-11-12 से ही शुरू हो गया, 10-11 साल पीछे से ही। तो जब इस विषय में काफी हो हल्ला हो रहा था, तब ये से स्विस बैंक से निकाल करके कुछ और बैंकों में वो इन सबों ने वो इधर उधर कर दिया। एक जो है मॉरिशस रूट बना हुआ है, उसके द्वारा फिर भारत में आकर के वो निवेश होता है। अपना रूप बदल करके, वही काला धन अपना रूप बदल करके इसमें निवेश होता है, मॉरिशस रूट। तो 14 लाख करोड़ की लूट जो है, जो कि काले धन के रूप में है जेएनपीसी की, उसको मोदी महोदय उसको ढक करके देश के साथ धोखा दे रहे हैं, भुलवा रहे हैं। सिर्फ महज नेशनल हेराल्ड की महज 2000 करोड़ की हेराफेरी के चक्कर में। और पूरा मीडिया की ईडी की नोटिस गई, सीबीआई की नोटिस गई, राहुल गांधी लंच पे गए हैं, फिर ईडी ने पूछा। कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं मोदी बीजेपी वाले कि 14 लाख करोड़ पर इनकी चुप्पी। अब महज 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड पर पूरा जो है इस तरह का लोगों के दिमाग को उलझाना। इसी तरह की धोखेबाजी ये मोदी महोदय और बीजेपी वाले कर रहे हैं इस देश के साथ और हमारी भोली भाली जनता के साथ। अब देखिए, अब इस तरह का धोखेबाजी भी करना और ऊंचे मंच से मोदी जी का मन की बात में क्या कहना कि सबका साथ सबका विश्वास। कैसे होगा भाई? हमारे देश के साथ धोखेबाजी भी करेंगे, हमारे आवाम के साथ छल भी करेंगे और ऊपर से कहेंगे कि सबका साथ सबका विश्वास। तो जनता का तो आप पर विश्वास नहीं है और न जनता का आपके साथ, न तो जनता का आपको साथ प्राप्त है। आपको साथ और विश्वास जो है इस जेएनपीसी का ही है। जेएनपीसी का आप पर विश्वास है कि आप उसकी रक्षा करेंगे और उसी के साथ भी है, जेएनपीसी के साथ साथ कम्युनिस्टों का भी। और इस प्रकार से जो और भी जो विखंडनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जैसे ये समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, शिवसेना, वाईएसआरसी, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, ये सब पार्टियां, बीजेपी। तो आप जो है इनका साथ होगा और इनका विश्वास आप पर होगा। अवाम का विश्वास तो आप पर नहीं है, अवाम का साथ भी नहीं है। लेकिन एक सवाल जो है बीजेपी के सिपा सालार कर सकते हैं कि जब इनका साथ नहीं है तो इनको वोट कैसे मिलता है? वोट जो मिलता है वो तिकड़म से। तिकड़म का यही है ध्रुवीकरण, नफरत। इसीलिए तो ये सरकार जो है नफरत को प्रमोट करती है, नफरत को। और वो नफरत सिर्फ जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ही नहीं, सिर्फ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हा नंदी नहीं, और भी कई हैं। जैसे तौकीर रजा है, शफीकुर रहमान वर्क है, असदुद्दीन ओवैसी है, वामन मसरम है, ये चंद्रशेखर रावण है, राजरत्न अम्बेडकर है, प्रकाश अम्बेडकर है, जीतन राम मांझी है, ये संजय निषाद है। सभी नफरत बिल्कुल बेच रहे हैं। दे आर पेडलिंग हेट्रेडनेस। और जितनी ही नफरत रहेगी, बीजेपी की गणित है कि उतना ही इसको फायदा मिलेगा, उतना ही इसका
80-20 का फार्मूला जो है इसको 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 सत्ता दिलाने के लिए कारगर होगा। इतनी बड़ी घिनौनी सोच का ये पार्टी है बीजेपी। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन थोड़ा इस पर गौर करें कि इस बीजेपी से निजात पानी है, क्योंकि देश ये आपका है और उस देश की सुरक्षा करने का दायित्व भी आपके ऊपर है। और आपके हाथ में मताधिकार का, राइट टू वोट या फ्रेंचाइज का एक अमोघ अस्त्र आपके हाथ में है। बिल्कुल इलाज आप कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब आप एक होंगे। और एक किसके आधार पर होंगे? भारतीयता के आधार पर। एक कोई असल बात है कि लोग सतही चीजों के, गंभीर विषयों के को सतही रूप में देखने के आदती होते हैं। तो उन्होंने कोई सारी पर एक कोई फिल्म बनाई थी शायद 3 मिनट की या 1 मिनट की। तो उसका सारांश यह था कि भाई सारी कह करके संबंधों को बिगड़ने से बचाना है, सबको एक साथ मिलकर रहना है। तो इसी पर सबको एक साथ मिलकर रहना है। इसी को और ज्यादा इसी को और ज्यादा इलाबोरेट करते हुए, उसको और विस्तार करते हुए भारतीय जनता दल ने पोस्ट उस पर डाला कि यही बात तो भारतीय जनता दल का जो भारतीय जनता दल के निवेदन का और उसके प्रचार प्रसार का यही सार है कि हमारे देश के लोग अपने जो भाई बहन हैं उनको भारतीय नागरिक का सम्मान देते हुए और भारतीय नागरिक के सम्मान को इज्जत बख्शते हुए सिर्फ भारतीयता आधारित एकता, सिर्फ भारतीयता आधारित आपसी एकता, सिर्फ भारतीय नहीं, थोड़ा सा इसको और पुख्ता करना है। सिर्फ और सिर्फ भारतीयता ही आधारित आपसी एकता, सिर्फ भारतीयता ही आधारित आपसी भाईचारा, सिर्फ भारतीयता ही आधारित आपसी सद्भाव, सिर्फ भारतीयता ही आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत और सिर्फ भारतीयता ही आधारित आपसी सहयोग और सिर्फ भारतीयता आधारित ही आपसी सम्मान इत्यादि को समझने, उसे आत्मसात करके जो है और सबके साथ जो है बराबरी का सम्मान देने और सम्मान पाने के साथ जो है सबको एक साथ मिल करके रहना है। यही मूल मंत्र है भारतीय जनता दल का। अब उसमें कोई कट्टरवादी सोच का हो, सामंतशाही सोच का हो और हमारे इस भारतीय समाज को अपमानित करने वाला हो, ये पंचर पुत्र हैं, यह हैं, ऐसे को भारतीय जनता दल बिल्कुल कह रहा है कि उनको लात मार करके भारतीय समाज से बाहर करिए। घृणा, नफरत किसी भी कीमत पर जो है इस मुल्क को कबूल नहीं है। इसके साथ लेकिन हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक हुई और इन ताकतों के ही बूते इस तरह के तत्वों को हौसला मिलता है जो कि कहते हैं पंचर पुत्र और फलाने निकाने और लोगों को अपमानित करते हैं। तो इन ताकतों को
जिनको कि हमारे भगत सिंह बोल गए हैं कि ये काले अंग्रेज हैं, भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनको ईवीएम मशीन पर अपने अपने अमोघ अस्त्र मताधिकार का प्रयोग करते हुए इनको नष्ट में नाबूद करिए, बाकी समाधान आगे वो निकलता जाएगा। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।